तो हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आपका जो एस्टेट का एग्ज़ाम है वो अभी 8 फरवरी और 9 फरवरी 2025 को होने वाला है। और 8 फरवरी को आपका पीजीटी लेवल का एग्ज़ाम रहेगा और 9 फरवरी को टीजीटी और प्राइमरी लेवल का जो है आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसी वे के अंदर क्या है कि हमारा जो सीडीपी है, हमारे चैनल के ऊपर सीडीपी की जो है 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो है सीरीज़ चलाई जा रही है। टॉपिक वाइज हम जो है यहाँ पे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको वीडियो के माध्यम से अपने चैनल पर जो है प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो उसी वे के अंदर क्या है कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का वो है सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत से 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी कि वाइगोस्की थ्योरी ऑफ सोशल कल्चर डेवलपमेंट। वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत से 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया आपके लिए, जो कि आपके लेवल 1, लेवल 2 या फिर लेवल 3 के लिए क्या है कि इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। चाहे कोई भी आपका लेवल रहे एग्ज़ाम का, पीजीटी दे रहे हैं, टीजीटी दे रहे हैं या फिर प्राइमरी लेवल का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए क्या है कि ये 30 के 30 जो क्वेश्चन आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो इसी प्रकार से क्या है कि आपको एक जानकारी और दे दें कि इससे पहले भी हमने जो है काफ़ी टॉपिक्स जो है अपने चैनल के ऊपर आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं और उनको आप जो है प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। साथ में जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसके नोटिफिकेशन के लिए क्या है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाइगोस्की थ्योरी ऑफ सोशल कल्चरल डेवलपमेंट से, यानी कि 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। सो देखते हैं कौन से हैं। सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है वो है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ द सोशो कल्चर थ्योरी। सो जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की, लेव फेनब्रेनर या फिर एरिक एरिक्सन। हिंदी में भी एक बार देख लीजिए। सामाजिक जो सांस्कृतिक सिद्धांत है इसके संस्थापक कौन है? जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की, लेव फेनब्रेनर या फिर एरिक एरिक्सन। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा कि सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत है इसके संस्थापक आपके हैं लेव वाइगोस्की। पहले भी एग्जाम के अंदर काफ़ी बार जो है क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हर एक क्वेश्चन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हर एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में से आपका जो है एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन जो है आने हैं। तो हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से समझें। और इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक ऑप्शन ज़रूर आपका राइट रहेगा, लेकिन बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं उनसे रिलेटेड भी जितने क्वेश्चन हैं उनको भी आप यहाँ पे क्या है कि अपने जो भी आप पर्टिकुलर बुक यूज करते हैं सीडीपी की, उससे उनका रिवीजन करते चलें। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के संस्थापक वो आपके रहेंगे लेव वाइगोस्की। इसके अलावा जो 3 साइकोलॉजिस्ट है जैसे जीन पियाजे, लेव फेनब्रेनर या फिर एरिक एरिक्सन, इनकी थ्योरीज को भी आप ज़रूर पढ़ें एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हिंदी इंग्लिश दोनों में हमने यहाँ पे क्या है कि आपको प्रोवाइड करवा दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। सो जो लैंग्वेज आपको इजी लगे उस हिसाब से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम मोर नॉलेजेबल अदर्स। सोशल लर्निंग, उसके बाद इमिटेशन, उसके बाद स्कैफोल्डिंग, उसके बाद कोलैबोरेशन। तो हिंदी में देख लेते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा बच्चे अधिक जानकार अन्य लोगों से क्या है कि सीखते हैं। जो उनसे ज़्यादा जानकार लोग हैं उनसे सीखते हैं बच्चे, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सामाजिक अधिगम, अनुकरण, मचान या फिर सहयोग। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहने वाला है, वाइगोस्की की थ्योरी के अंदर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। तो राइट आंसर आपका रहने वाला है सी, स्कैफोल्डिंग यानी कि मचान। तो स्कैफोल्डिंग से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको ज़रूर आप दोहरा के चलें, क्योंकि इस थ्योरी के अंदर या फिर एग्ज़ाम के तरीके से क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पार्ट रहेगा स्कैफोल्डिंग वाइगोस्की की थ्योरी के अंदर। तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसमें बच्चे अधिक जानकार, अपने से अधिक जानकार लोगों से सीखते हैं, तो वो आपका आ जाएगा मचान यानी कि स्कैफोल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हर एक क्वेश्चन मैंने बताया कि हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे पूरा वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि पूरे वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं सभी क्या कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन जो है 30 में से आपका जो है एग्ज़ाम के अंदर आपको मिल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट इसी थ्योरी के अंदर क्या है कि जो वाइगोस्की की थ्योरी है, तो इसी के अंदर एक और चीज़ जो आपकी आती है, एक और पॉइंट जो आता है वो आता है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको ZPD बोलते हैं। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में
ज़रूर मिलने वाला है। तो इसके भी जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो आप ज़रूर उसका रिवीजन करके जाएं। तो इसमें आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD का कॉन्सेप्ट क्या हमें बताता है। तो इसमें आपका है द रेंज ऑफ टास्क्स दैट ए चाइल्ड कैन अकम्प्लिश विद असिस्टेंस, उसके बाद द रेंज ऑफ टास्क दैट ए चाइल्ड कैन अकम्प्लिश विदाउट असिस्टेंस, उसके बाद द रेंज ऑफ टास्क दैट एन एडल्ट कैन अकम्प्लिश विद असिस्टेंस, उसके बाद द रेंज ऑफ टास्क दैट ए चाइल्ड कैन अकम्प्लिश इंडिपेंडेंटली। हिंदी में अगर बात करें तो समीपस्थ विकास क्षेत्र इसको बोला जाता है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की अवधारणा क्या दिखाती है, क्या है, तो कार्यों की वह श्रेणी जिसे बच्चा क्या है कि सहायता से पूरा कर सकता है। उसके बाद कार्यों की वह श्रेणी जिसे बच्चा सहायता के बिना पूरा कर सकता है। कार्यों की वह श्रेणी जिसे एक वयस्क सहायता से क्या है कि पूरा कर सकता है। उसके बाद कार्यों की वह श्रेणी जिसे एक बच्चा स्वतंत्र रूप से पूरा कर सकता है। तो समीपस्थ जो आपकी क्या रहता है विकास क्षेत्र, इसके अंदर जो आपका राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका इसमें कार्यों की वह श्रृंखला जिसे एक बच्चा सहायता से पूरा कर सकता है। तो आपका जो फर्स्ट है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। ये जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है, समीपस्थ विकास क्षेत्र की अवधारणा क्या दिखाती है, कार्यों की वह श्रेणी जिसे बच्चा सहायता से क्या है कि किसी दूसरे की सहायता से क्या है कि पूरा कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या है यहाँ पे, हु आर द मोस्ट नॉलेजेबल अदर्स इन ए चाइल्ड लर्निंग प्रोसेस, पेरेंट्स, टीचर्स, पीयर्स या फिर ऑल ऑफ दी अब। बच्चों को की सीखने की प्रक्रिया में सबसे अधिक जो जानकार है वो कौन है, यानी सबसे अधिक हेल्प कौन करते हैं। तो उसमें माता पिता, शिक्षक, सहपाठी या उपरोक्त सभी, यानी कि आपका राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। तो ऑल ऑफ दी अब, इसमें पेरेंट्स भी आगे, टीचर्स भी आगे, पीयर्स ग्रुप जो उनके बनते हैं बच्चों के, तो वो भी इसमें क्या है कि हेल्प करते हैं बच्चों के सीखने में। तो तीनों ही इसके अंदर आएंगे। तो आपका आंसर रहेगा ऑल ऑफ दी अबो या फिर उपरोक्त सभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हर एक क्वेश्चन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इंपॉर्टेंट आपके लिए तीनों लेवल के लिए, तो हर एक क्वेश्चन को क्या है कि डीपली आप देखें, अच्छे तरीके से समझें। उसमें है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ लैंग्वेज इन द लर्निंग प्रोसेस अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की। लैंग्वेज इज ए टूल फॉर कम्युनिकेशन ओनली, लैंग्वेज इज ए टूल फॉर थिंकिंग एंड लर्निंग, लैंग्वेज इज ए बैरियर टू लर्निंग एंड लैंग्वेज इज अननेसेसरी फॉर लर्निंग। हिंदी में देख लीजिए, वाइगोस्की के अनुसार क्या है कि सीखने की प्रक्रिया में भाषा की क्या भूमिका रहती है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका, भाषा केवल संचार के लिए एक उपकरण है, भाषा सोचने और सीखने के लिए एक उपकरण है, भाषा सीखने में बाधा है, या फिर सीखने के लिए भाषा अनावश्यक है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर रहने वाला है वो है आपका भाषा सोचने और सीखने का एक उपकरण है, यानी कि बी जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। इंग्लिश में देखें तो लैंग्वेज इज़ ए टूल फॉर थिंकिंग एंड लर्निंग, यानी कि बी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं इसी थ्योरी से, वाइगोस्की की थ्योरी से। तो उसमें आपका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका व्हाट इज़ द टर्म फॉर द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन इंटरनलाइज द लैंग्वेज एंड थॉट्स ऑफ अदर्स। तो इसमें क्या है अपना हमारा फर्स्ट ऑप्शन है आपका इंटरनलाइजेशन, उसके बाद एक्सटर्नलाइजेशन, उसके बाद सोशलाइजेशन, उसके बाद आपका कल्चरलाइजेशन। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा बच्चे दूसरों की भाषा और विचारों को आत्मसात करते हैं। आंतरिकीकरण, बाह्यकरण, समाजीकरण या फिर सांस्कृतिकरण सॉरी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आंतरिकीकरण, यानी कि इंटरनलाइजेशन। ये जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे फटाफट इसको देखते हैं। हर एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आने वाला है। तो व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एप्रोप्रिएट स्पोर्ट, प्रोवाइडिंग टू मच स्पोर्ट, प्रोवाइडिंग टू लिटल स्पोर्ट, प्रोवाइडिंग स्पोर्ट दैट मैचेस द चाइल्ड नीड्स, उसके बाद प्रोवाइडिंग स्पोर्ट दैट एक्सीड्स द चाइल्ड नीड्स। हिंदी में देख लेते हैं, उचित समर्थन की अवधारणा किसको दिखाती है या क्या है। तो उचित समर्थन की अवधारणा किसको दिखाती है, बहुत अधिक समर्थन प्रदान करना, बहुत कम समर्थन प्रदान करना, बच्चे की ज़रूरतों से मेल खाने वाला समर्थन प्रदान करना, या फिर बच्चों की ज़रूरतों से बढ़कर समर्थन प्रदान करना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका सी, बच्चे को जैसी ज़रूरत है उस हिसाब से क्या है कि आप जो है समर्थन देते हैं, तो उसे कहेंगे उचित समर्थन की अवधारणा, यानी कि सी जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। बच्चों की ज़रूरतों के मेल के हिसाब से क्या है कि उनको समर्थन देना, उनकी हेल्प करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आपका है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्ले इन द लर्निंग प्रोसेस अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की। अच्छे तरीके से रिवीजन करके जाएं हर एक क्वेश्चन का, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद इसमें व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्ले इन द लर्निंग प्रोसेस अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की। प्ले हैज़ नो रोल इन लर्निंग, प्ले इज वेस्ट ऑफ टाइम, प्ले इज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ लर्निंग। उसके बाद प्ले इज ऑप्शनल। तो वाइगोस्की के अनुसार वाइगोस्की क्या मानते हैं, वाइगोस्की के अनुसार क्या है कि सीखने की प्रक्रिया में खेल की क्या भूमिका रहती है, तो सीखने में खेल की कोई भूमिका नहीं रहती, खेलना समय की बर्बादी है। उसके बाद खेलना सीखने का एक आवश्यक हिस्सा होता है और खेलना वैकल्पिक होता है। तो वाइगोस्की के अनुसार क्या है कि आपका जो सी है यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है, खेलना सीखने का एक आवश्यक हिस्सा होता है। तो आपका खेलना क्या है कि सीखने के अंदर नेसेसरी माना जाता है वाइगोस्की के अकॉर्डिंग। तो आपका सी जो है यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मोर नॉलेजेबल अदर्स, MKO इन शॉर्ट बोलते हैं इसको। तो इसमें आपके MKO यानी कॉन्सेप्ट आपका किसको दिखाता है, ये एन एडल्ट हु प्रोवाइड्स गाइडेंस एंड सपोर्ट टू ए चाइल्ड, ए पीयर हु प्रोवाइड्स गाइडेंस एंड सपोर्ट टू ए चाइल्ड, ए टीचर हु प्रोवाइड्स गाइडेंस एंड सपोर्ट टू ए चाइल्ड। उसके बाद ए पेरेंट्स हु प्रोवाइड्स गाइडेंस एंड सपोर्ट टू ए चाइल्ड। उसके बाद हिंदी में देख लीजिए, अधिक जानकार अन्य जिससे अवधारणा को बोलते हैं। तो ये क्या दिखाता है कि वयस्क जो एक बच्चे को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करता है। उसके बाद एक सहकर्मी जो एक बच्चे को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करता है, एक शिक्षक जो एक बच्चे को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करता है, या फिर एक अभिभावक पेरेंट्स जो बच्चे को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करता है। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहने वाला है वो रहेगा फर्स्ट, MKO यानी कि अधिक जानकार अन्य का जो अवधारणा ये क्या दिखाती है, ये आपकी दिखाती है एक वयस्क जो बच्चे को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज़ द रोल ऑफ कल्चर इन द लर्निंग प्रोसेस अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की। सो इसमें जो आपका राइट आंसर रहने वाला है वो आपका कल्चर हैज़ नो रोल इन लर्निंग, कल्चर इज़ ए बैरियर टू लर्निंग, कल्चर इन्फ्लुएंसेस लर्निंग। उसके बाद कल्चर डिटरमाइंस लर्निंग। तो वाइगोस्की के अनुसार क्या है कि सीखने की प्रक्रिया में संस्कृति की क्या भूमिका रहती है। तो फर्स्ट आपका ऑप्शन है, सीखने में संस्कृति की कोई भूमिका नहीं है, संस्कृति सीखने में बाधा है, संस्कृति सीखने को प्रभावित करती है या संस्कृति सीखने को निर्धारित करती है। तो इसका जो राइट आंसर आपका वो रहेगा संस्कृति सीखने को प्रभावित करती है, यानी कि सी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। संस्कृति सीखने के लिए ज़रूरी है, तो ये संस्कृति सीखने वाइगोस्की के अनुसार संस्कृति जो है सीखने को प्रभावित करती है। तो सी जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या आपसे पूछा गया है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है यहाँ पे, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द प्रोसेस by which children learn to regulate their own behavior, self regulation, self monitoring, self control और social regulation। सो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा बच्चे अपने व्यवहार को विनियमित करना सीखते हैं। इसमें आपका जो आंसर दे रखे हैं वो है आत्मनियमन, ऑप्शंस जो आत्मनियमन, आत्मनिगरानी, आत्म नियंत्रण या फिर सामाजिक विनियमन। सो व्हाट इज़ द टर्म फॉर द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन लर्न टू रेगुलेट देयर ओन बिहेवियर। सो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा स्वनियमन यानी कि सेल्फ रेगुलेशन। आत्मनियमन जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पहले भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हर एक क्वेश्चन आपके लिए जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखें और समझें। व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मीडिएशन। तो इसमें आपका मीडिएशन यानी कि मध्यस्थता की अवधारणा क्या दिखाती है। द प्रोसेस बाय विच ए चाइल्ड लर्न्स फ्रॉम एन एडल्ट और मोर नॉलेजेबल अदर्स। द प्रोसेस बाय विच एन एडल्ट्स लर्न फ्रॉम ए चाइल्ड। द प्रोसेस बाय विच children learn from each other, the process by which children learn from themselves। सो हिंदी में देख लेते हैं। मध्यस्थता की अवधारणा जो है वो क्या दिखाती है आपकी। सो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक बच्चा किसी वयस्क या अधिक जानकार व्यक्ति से सीखता है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक वयस्क किसी बच्चे से सीखता है, या वह प्रक्रिया जिसके द्वारा क्या है कि बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, या वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे स्वयं से सीखते हैं। तो मध्यस्थता क्या है कि आपकी वह प्रक्रिया कहलाएगी मध्यस्थता की अवधारणा, जिसमें क्या है कि वह प्रक्रिया होगी जिसके द्वारा एक बच्चा किसी वयस्क या अधिक जानकार से सीखता है। तो यानी कि ये जो आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चा किसी वयस्क या अधिक जानकार व्यक्ति से कुछ सीखता है, वो आपकी मध्यस्थता या फिर मीडिएटर जो आपकी मीडिएटर की जो कॉन्सेप्ट है वो कहलाता है। मीडिएशन इसको आप बोल सकते हैं। तो इसमें आपका ये जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग मैंने आपको बता ही दिया, जितने भी क्वेश्चन आपके बने मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है वाइगोत्स्की थ्योरी के अंदर। सो स्कैफोल्डिंग के जितने भी क्वेश्चंस बने उनको रिवीजन जरूर करके जाएं, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन मिलने ही वाला है एग्जाम के अंदर। तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्कैफोल्डिंग इन द लर्निंग प्रोसेस। स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड्स टू मच सपोर्ट, स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड्स टू लिटिल सपोर्ट, स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड्स सपोर्ट दैट मैच द चाइल्ड नीड्स। उसके बाद स्कैफोल्डिंग इज़ नॉट नेसेसरी। सो इसमें आपका सीखने की प्रक्रिया में स्कैफोल्डिंग की क्या भूमिका है। स्कैफोल्डिंग बहुत अधिक सहायता प्रदान करती है, स्कैफोल्डिंग बहुत कम सहायता प्रदान करती है, स्कैफोल्डिंग बच्चे की ज़रूरतों के अनुरूप सहायता प्रदान करती है, और स्कैफोल्डिंग आवश्यक नहीं है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर रहने वाला है 13 का वो रहेगा स्कैफोल्डिंग जो है बच्चे की ज़रूरतों से मेल खाने वाला सहारा प्रदान करता है, यानी बच्चों को जैसी ज़रूरत है उस हिसाब से उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो ये आपकी स्कैफोल्डिंग को दिखाता है। तो इसमें राइट आंसर आपका सी जो है वो रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो है आपका व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। तो इसकी ये भी आपका जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस थ्योरी के अंदर। तो इसमें व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, द रेंज ऑफ टास्क्स that a child can accomplish with the assistance and practice, the range of tasks that a child can accomplish without assistance and practice, the range of tasks that an adult can accomplish with assistance and practice। उसके बाद the range of tasks that a child can accomplish independently with practice। सो हिंदी में एक बार देख लेते हैं। इसमें आपका संभावित विकास के क्षेत्र की अवधारणा क्या है। कार्यों की वह श्रेणी जिसे एक बच्चा सहायता और अभ्यास से पूरा कर सकता है, कार्यों की वह श्रेणी जिसे एक बच्चा सहायता और अभ्यास के बिना पूरा कर सकता है, कार्यों की वह श्रेणी जिसे वयस्क सहायता और अभ्यास से पूरा कर सकता है, या फिर क्या है कि आपका लास्ट ऑप्शन जो दे रखा है वो क्या है, कार्यों की वह श्रेणी जिसे बच्चा अभ्यास के साथ स्वतंत्र रूप से पूरा कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहने वाला है संभावित विकास क्षेत्र किसको दिखाता है, कार्यों की वह श्रेणी जिसको क्या है कि बच्चा क्या है सहायता और अभ्यास से पूरा कर सकता है। तो ये जो आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। पहले भी जो है बहुत बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन जो है आपका आ चुका है पीजीटी के अंदर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हु आर द बेनिफिशरीज ऑफ वाइगोत्स्की थ्योरी, चिल्ड्रन ओनली, एडल्ट्स ओनली, चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स टुगेदर, उसके बाद टीचर्स ओनली। यानी कि वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है उसके लाभार्थी कौन होंगे, तो केवल बच्चे, केवल वयस्क, बच्चे और वयस्क दोनों, या केवल शिक्षक। तो इसका राइट आंसर आपका रहने वाला है सी, बच्चे और वयस्क दोनों की ये जो है ये सिद्धांत हेल्प करता है। उन दोनों के लिए क्या है कि बेनिफिशरीज ये आपका क्या है कि बेनिफिशियल रहता है। तो आपका सी जो है यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो आपका व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ कोलैबोरेटिव डायलॉग, द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम ईच अदर थ्रू डिस्कशन एंड नेगोशिएशन, द प्रोसेस बाय विच एडल्ट्स लर्न फ्रॉम चिल्ड्रन थ्रू डिस्कशन एंड नेगोशिएशन, द प्रोसेस बाय विच एडल्ट्स लर्न फ्रॉम ईच अदर थ्रू डिस्कशन एंड नेगोशिएशन। उसके बाद द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम एडल्ट्स थ्रू डिस्कशन एंड नेगोशिएशन। सो कोलैबोरेटिव डायलॉग्स के बारे में सहयोगात्मक संवाद जो है पहले भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सहयोगात्मक संवाद की अवधारणा क्या दिखाती है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे चर्चा और बातचीत के माध्यम से क्या है कि एक दूसरे से सीखते हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वयस्क चर्चा और बातचीत से एक दूसरे से सीखते हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वयस्क चर्चा और बातचीत के माध्यम से एक दूसरे से सीखते हैं, या फिर लास्ट ऑप्शन जो आपका दिया है यहाँ पे वो क्या दिया है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे चर्चा और बातचीत के माध्यम से वयस्कों से सीखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे चर्चा और बातचीत के माध्यम से एक दूसरे से सीखते हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका ए, सहयोगात्मक संवाद क्या है आपका, वह प्रक्रिया कहलाती है जिसके अंदर क्या कि बच्चे जो है आपस में एक चर्चा और बातचीत के माध्यम से एक दूसरे से सीखते हैं। तो सहयोगात्मक सहयोग आपने यहाँ पे समझ लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, वो है आपका व्हाट इज़ द रोल ऑफ फीडबैक in the learning process according to Vygotsky। feedback has no role in learning, feedback is a barrier to learning, feedback influences learning, या feedback determines learning। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है कि सीखने की प्रक्रिया में फीडबैक की क्या भूमिका रहती है। फीडबैक सीखने में कोई भूमिका नहीं है, फीडबैक सीखने में बाधा है, फीडबैक सीखने को प्रभावित करता है, फीडबैक सीखने को निर्धारित करता है। तो 17 का जो राइट आंसर आपका है
वो आपका फीडबैक जो है आपका सीखने को प्रभावित करता है, यानी कि जो सी है आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। तो वाइगोस्की के अनुसार क्या है कि सीखने की प्रक्रिया में फीडबैक की भूमिका क्या रहती है, फीडबैक सीखने को क्या है कि प्रभावित करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द प्रोसेस बाई विच चिल्ड्रन लर्न टू टेक और न्यू रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रोल टेकिंग, रोल प्लेइंग, रोल मॉडलिंग या फिर रोल असाइनिंग। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा बच्चे नई भूमिकाएं और जिम्मेदारियां लेना सीखते हैं। भूमिका लेना, भूमिका निभाना, भूमिका का क्या है कि उनका मॉडल करके दिखाना या फिर भूमिका सौंपना। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहने वाला है वो आपका रोल प्लेइंग, ये जो आपका है यहाँ पे बी जो है राइट आंसर आपका रहने वाला है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा बच्चे क्या है कि नई भूमिकाएं और जिम्मेदारियां लेना सीखते हैं, तो वो आपका भूमिका निभाना यानी कि रोल प्लेइंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। पहले इंग्लिश में देख लीजिए इसको, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप। उसके बाद क्या है कि आपका द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम एडल्ट्स थ्रो ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन, द प्रोसेस बाय विच एडल्ट्स लर्न फ्रॉम चिल्ड्रन थ्रो ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन, द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम पीयर्स थ्रो ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशंस। उसके बाद द प्रोसेस बाय विच एडल्ट्स लर्न फ्रॉम पीयर्स थ्रो ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन। हिंदी में एक बार देख लेते हैं। संज्ञानात्मक जो शिक्षुता है उसकी अवधारणा क्या दिखाती है, वह प्रक्रिया, पहले एग्जाम में बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन ये, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे अवलोकन और अनुकरण के माध्यम से वयस्कों से सीखते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वयस्क जो है अवलोकन और अनुकरण से माध्यम से बच्चों से सीखते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे अवलोकन और अनुकरण के माध्यम से साथियों से सीखते हैं। या फिर वह प्रक्रिया जिसके द्वारा क्या है कि वयस्क अवलोकन और अनुकरण के माध्यम से साथियों से सीखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहने वाला है 19 का, वो आपका वह प्रक्रिया होगी ये जिस संज्ञानात्मक शिक्षुता, वह प्रक्रिया होगी जिसके द्वारा क्या है कि बच्चे वयस्कों से अवलोकन और अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो आपका आएगा सी, जो आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा क्या है कि बच्चे अवलोकन और अनुकरण के माध्यम से, सॉरी सी नहीं आएगा यहाँ पे, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे, ये ए जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है, यानी कि ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, जिसमें क्या है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे अवलोकन और अनुकरण के माध्यम से वयस्कों से सीखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारा, व्हाट इज़ द रोल ऑफ लर्निंग थ्रो participation in Vygotsky theory, learning through participation has no role in Vygotsky theory, learning through participation is optional in Vygotsky theory, learning through participation is necessary in Vygotsky theory, या फिर learning through participation is sufficient in Vygotsky theory। तो राइट आंसर आपका जो रहने वाला है यहाँ पे हिंदी में देख लेते हैं एक बार। वाइगोस्की के सिद्धांत में भागीदारी के माध्यम से सीखने की क्या भूमिका रहती है। वाइगोस्की के सिद्धांत में भागीदारी के माध्यम से सीखने की कोई भूमिका नहीं होती, ऐसा माना जाता है, या फिर वाइगोस्की के सिद्धांत में भागीदारी के माध्यम से सीखना वैकल्पिक है। तीसरा जो ऑप्शन आपका, वाइगोस्की के सिद्धांत में भागीदारी के माध्यम से सीखना आवश्यक है और वाइगोस्की के सिद्धांत में भागीदारी के माध्यम से सीखना पर्याप्त है। तो 20 का जो राइट आंसर आपका है, वाइगोस्की के सिद्धांत में भागीदारी के माध्यम से सीखना आवश्यक है, यानी कि सी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 21 पे, वो आपका है व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशो कल्चर कॉन्टेक्स्ट, द सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट इन विच लर्निंग टेक्स प्लेस। उसके बाद द फिजिकल एनवायरनमेंट इन विच लर्निंग टेक्स प्लेस। उसके बाद नेक्स्ट द इमोशनल एनवायरनमेंट इन विच लर्निंग टेक्स प्लेस। उसके बाद द कोग्निटिव एनवायरनमेंट इन विच लर्निंग टेक्स प्लेस। हिंदी में देख लेते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की अवधारणा क्या है। सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण जिसमें सीखना होता है, भौतिक वातावरण जिसमें सीखना होता है, भावनात्मक वातावरण जिसमें सीखना होता है, या फिर संज्ञानात्मक वातावरण जिसमें सीखना होता है। तो 21 का जो राइट आंसर आपका रहने वाला है वो रहेगा सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण जिसमें सीखना होता है, यानी कि ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की अवधारणा क्या दिखाती है, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण जिसमें सीखना होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द रोल ऑफ लैंग्वेज इन सोशो कल्चर कॉन्टेक्स्ट। लैंग्वेज हैज़ नो रोल इन सोशो कल्चर कॉन्टेक्स्ट। हर एक क्वेश्चन जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है यहाँ पे। लैंग्वेज इज ए बैरियर इन सोशो कल्चर कॉन्टेक्स्ट, लैंग्वेज इन्फ्लुएंसेस सोशो कल्चर कॉन्टेक्स्ट, लैंग्वेज डिटरमाइंस सोशो कल्चर कॉन्टेक्स्ट। यानी कि क्या है कि आपका यहाँ पे सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में भाषा की क्या भूमिका रहती है। तो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में भाषा की कोई भूमिका नहीं होती है। भाषा सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में एक बाधा है।
भाषा सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को प्रभावित करती है, भाषा सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को निर्धारित करती है। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहने वाला है वो रहेगा भाषा जो है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को प्रभावित करती है, यानी कि सी जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं 23 पे। सो व्हाट इज़ द, ये हमने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आपके लिए बनाई हुई है हर एक टॉपिक से। सो इसी वे के अंदर क्या है कि हमारा जो वाइगोस्की थ्योरी है इसके अंदर जो 23rd क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं। व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटर सब्जेक्टिविटी, द अंडरस्टैंडिंग and agreement between individual or meaning and interpretation, या फिर the understanding and disagreements between individuals or meaning and interpretation, the individual's understanding of meaning and interpretation without considering others' perspectives। उसके बाद the group understanding of meaning एंड इंटरप्रिटेशंस विदाउट कंसिडरिंग इंडिविजुअल्स पर्सपेक्टिव। हिंदी में देख लेते हैं एक बार। अंतर्विषयता बोलते हैं इसको। अंतर्विषयता की अवधारणा क्या है? अर्थ और व्याख्या पर व्यक्तियों के बीच समझ और सहमति, अर्थ और व्याख्या पर व्यक्तियों के बीच समझ और असहमति, दूसरों के दृष्टिकोण पर विचार किए बिना अर्थ और व्याख्या के बारे में व्यक्तिगत समझ, या फिर व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर विचार किए बिना अर्थ और व्याख्या के बारे में समूह की समझ। तो अंतर्विषयता जो क्या है कि किसको दिखाती है? अर्थ और व्याख्या पर व्यक्तियों के बीच समझ और सहमति, यानी कि जो आपका ए जो है यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। अंतर्विषयता जो आपकी वो किसको दिखाती है? अर्थ और व्याख्या पर व्यक्तियों के बीच समझ और सहमति को जो है वो दिखाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो आपका What is the role of power dynamics in socio-culture context? Power dynamics have no role in socio-culture context. Power dynamics are a barrier to socio-culture context. Power dynamics influence socio-culture context. Power dynamics determines socio-culture context। हिंदी में देख लेते हैं। सांस्कृतिक संदर्भ के अंदर क्या है कि शक्ति गतिकी की क्या भूमिका रहती है? तो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में शक्ति गतिकी की कोई भूमिका नहीं होती। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में शक्ति गतिकी की एक बाधा है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में शक्ति गतिकी प्रभावित करती है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को शक्ति गतिकी निर्धारित करती है। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा वो रहेगा शक्ति की गतिशीलता सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को क्या है कि प्रभावित करती है। तो आपका सी जो है यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 25th पे, वो आपका व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ एजेंसी। तो एजेंसी की अवधारणा क्या दिखाती है? द एबिलिटी टू मेक चॉइस एंड एक्ट ऑन इंडिपेंडेंटली, द एबिलिटी टू मेक चॉइस एंड एक्ट ऑन देम डिपेंडेंटली ऑन अदर्स, द एबिलिटी टू मेक चॉइस बट नॉट act on them independently or dependently on others, the inability to make choice or act on them independently or dependently on others। एजेंसी की अवधारणा क्या दिखाती है? तो वो आपका स्वतंत्र रूप से चुनाव करने और उन पर कार्य करने की क्षमता, दूसरों पर निर्भर होकर चुनाव करने और उन पर कार्य करने की क्षमता, चुनाव करने की क्षमता लेकिन स्वतंत्र रूप से दूसरों पर निर्भर होकर उन पर कार्य करने की क्षमता। उसके बाद स्वतंत्र रूप से या दूसरों पर निर्भर होकर चुनाव करने या उन पर कार्य करने की हमारी असमर्थता। तो इसमें जो आपका राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा चुनाव करने और उन पर स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्या हमारी समर्थता, अक्षमता। तो यहाँ पे रहेगा हमारा चुनाव करने और उन पर स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता, यानी कि ए जो आपका वो रहेगा राइट आंसर यहाँ पे एजेंसी की अवधारणा के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ कलेक्टिव एक्शन इन सोशो कल्चर कॉन्टेक्स्ट। कलेक्टिव एक्शन हैज़ नो रोल इन सोशो कल्चर कॉन्टेक्स्ट। कलेक्टिव एक्शन इज ए बैरियर टू सोशो कल्चर कॉन्टेक्स्ट। कलेक्टिव एक्शंस इन्फ्लुएंसेस सोशो कल्चर कॉन्टेक्स्ट और कलेक्टिव एक्शंस डिटरमाइंस सोशो कल्चर कॉन्टेक्स्ट। तो इसमें जो आपका राइट आंसर रहने वाला है, एक बार हिंदी में देख लेते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में सामूहिक कार्रवाई की क्या भूमिका रहती है? सामूहिक कार्रवाई की सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में कोई भूमिका नहीं होती है। सामूहिक कार्रवाई सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में एक बाधा है। सामूहिक कार्रवाई सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को प्रभावित करती है, या फिर सामूहिक कार्रवाई सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को निर्धारित करती है। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहने वाला है वो रहेगा सामूहिक जो आपकी कार्रवाई है वो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को प्रभावित करती है।
तो ये आपका सी जो है यहाँ पे राइट आंसर ये रहने वाला है। सी आपका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। सामूहिक कार्रवाई क्या है कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को प्रभावित करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी टॉपिक से वो है हमारा व्हाट इज़ द concept of cultural tool? A tool used by individual to perform specific tasks or functions within their culture. A tool used by individual to perform specific tasks or functions across different culture. A tool used by individual to perform specific tasks or functions without considering cultural context. या फिर आपका a tool used by individual to perform specific tasks or functions that are not कल्चरली रेलेवेंट। तो इसमें हिंदी में देख लेते हैं एक बार। सांस्कृतिक जो उपकरण है इसकी अवधारणा क्या है? व्यक्तियों द्वारा अपनी संस्कृतियों के भीतर विशिष्ट कार्यों या कार्यों को करने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण। व्यक्तियों द्वारा विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट कार्यों या कार्यों को करने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण। उसके बाद व्यक्तियों द्वारा संस्कृति संदर्भ पर विचार किए बिना विशिष्ट कार्यों पर या कार्यों को किया जाने वाला उपयोग किया जाने वाला उपकरण। या फिर व्यक्तियों द्वारा विशिष्ट कार्यों या कार्यों को करने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा वो रहेगा व्यक्तियों द्वारा अपनी संस्कृति के भीतर विशिष्ट कार्यों या कार्यों को करने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण, यानी कि ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। सांस्कृतिक उपकरण की अवधारणा किसको दिखाती है? व्यक्तियों द्वारा अपनी संस्कृति के भीतर अंदर विशिष्ट कार्यों या कार्यों को करने के लिए उपयोग किया जाने वाले उपकरण को दिखाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 28 पे। सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ symbolic communication in socio-cultural context? So symbolic communication has no role in socio-cultural context. Symbolic communication is a barrier to socio-cultural context. Symbolic communication influences socio-cultural context. Symbolic communication determines socio-cultural context. तो इसका हिंदी में देख लेते हैं एक बार अनुवाद। तो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की प्रतीकात्मक संचार की क्या भूमिका रहती है इसके अंदर? सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में प्रतीकात्मक संचार की कोई भूमिका नहीं होती। प्रतीकात्मक संचार सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में एक बाधा है, या फिर प्रतीकात्मक जो संचार है वो क्या है कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को प्रभावित करता है। प्रतीकात्मक संचार सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को प्रभावित निर्धारित करता है। तो 28 का जो राइट आंसर आपका रहने वाला है वो है प्रतीकात्मक संचार सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को प्रभावित करता है, यानी कि सी जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो है व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन? सोशल इंटरेक्शन सामाजिक संपर्क की अवधारणा किसको दिखाती है? द इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल विद इन देयर सोशल ग्रुप, द इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल अक्रॉस डिफरेंट सोशल ग्रुप, द इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स विदाउट कंसिडरिंग सोशल ग्रुप कॉन्टेक्स्ट, या फिर द इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल विदाउट एनी सोशल कॉन्टेक्स्ट। हिंदी में देख लेते हैं सामाजिक संपर्क की अवधारणा क्या है या किसको दिखाती है? तो अपने सामाजिक समूह के भीतर व्यक्तियों के बीच संपर्क, विभिन्न सामाजिक समूहों के व्यक्तियों के बीच संपर्क, उसके बाद सामाजिक समूह के संदर्भ पर विचार किए बिना व्यक्तियों के बीच संपर्क, और या फिर बिना किसी सामाजिक संदर्भ के व्यक्तियों के बीच संपर्क। पहले भी जो है क्वेश्चन जो है आपका एग्ज़ाम के अंदर आ चुका है। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका अपने सामाजिक समूह के भीतर व्यक्तियों के बीच बातचीत या संपर्क। मतलब कि आपका जो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? आपका ए जो है यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है, अपने सामाजिक समूह के भीतर व्यक्तियों के बीच संपर्क या समझ या बातचीत। तो आपका ए जो है यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। उसके बाद लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से वो आपका व्हाट इज़ द रोल ऑफ लर्निंग थ्रू सोशल इंटरेक्शन in socio-cultural context? Learning through social interaction has no role in socio-cultural context. Learning through social interaction is optional in socio-cultural context. उसके बाद learning through social interaction is necessary in socio-cultural context. Learning through social interaction is sufficient in socio-cultural
कॉन्टेक्स्ट। हिंदी में देख लेते हैं। तो हिंदी के अंदर क्या है आपका, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में सामाजिक संपर्क के माध्यम से सीखने की क्या भूमिका रहती है। तो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में सामाजिक संपर्क के माध्यम से सीखने की कोई भूमिका नहीं होती। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में सामाजिक संपर्क के माध्यम से सीखना वैकल्पिक होता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में सामाजिक संपर्क के माध्यम से सीखना आवश्यक होता है, या फिर सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में सामाजिक संपर्क के माध्यम से सीखना पर्याप्त होता है। तो राइट आंसर आपका रहने वाला है वो रहेगा आपका सी जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है, जिसमें क्या है कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में सामाजिक संपर्क के माध्यम से सीखना आवश्यक होता है, नेसेसरी होता है। तो आपका जो सी है वो आपका लर्निंग थ्रो सोशल इंटरेक्शन इज नेसेसरी इन सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। तो ये थे हमारे वाइगोस्की की थ्योरी से मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 जो आपके क्वेश्चंस हैं, वो जो कि एस्टेट एग्ज़ाम के अंदर लेवल 1 यानी कि प्राइमरी टीजीटी लेवल 2 या फिर पीजीटी लेवल 3 तीनों के लिए क्या है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो इसी प्रकार से जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि इससे पहले भी हमने जो है आपके बहुत सारे टॉपिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस के जो है बना के आपके क्या है कि प्ले लिस्ट के माध्यम से हमारे चैनल पर प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। और साथ में क्या है कि नेक्स्ट जो टॉपिक है वो भी जल्दी ही आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। तो उसके नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एस्पायरेंट्स की हेल्प हो सके, और सीटेट या फिर अदर टीचिंग जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। धन्यवाद।